हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू इनहेल CO3। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में हमने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपली थी उस मोनोपली को ख़त्म कर दिया गया विद द 2 एक्सेप्शंस कि आज से जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपली है सिर्फ अगर चाइना के साथ व्यापार करना है वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपली है, और अगर टी में ट्रेड करना है, चाय में अगर व्यापार करना है तो वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपली है। रेस्ट सभी चीज़ों में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपली थी उस मोनोपली को ख़त्म कर दिया गया। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जब आया था उसके 20 साल बाद हमें चार्टर को रिवाइज करना था। तो हमें पता है कि हर 20 साल बाद हम क्या करते थे, हर 20 साल बाद हम चार्टर को रिवाइज करते थे। अब जैसे पिछला चार्टर जो था वो आया था हमारा 1813 में, तो अब अगले 20 साल बाद फिर से इस चार्टर को हमें रिवाइज करना था, इस लाइसेंस को रिवाइज करना था, और हमारा सामने आया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। बट हमने यहाँ पे 1833 में ऑल टुगेदर इस मोनोपली को खत्म कर दिया, इवन इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। अब इस एक्ट ने, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटीज थी एज ए कमर्शियल बॉडी, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की कैसे बिहेव कर रही थी एज ए कमर्शियल बॉडी, मतलब उन्हें व्यापार वगैरह करना था, ठीक है। तो उन्हें बोला कि अब बहुत हो चुका है व्यापार वगैरह, अब आप क्या करो, अब आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी वर्क करो। मतलब कहाँ पे आपके ऑफिसर्स जो हैं उनको लगाना है, कहाँ पे किस ऑफिसर्स को तैनात करना है, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस है ना, तो ये फंक्शंस जो है वो कौन हैंडल करेगा, वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी हैंडल करेगी। अभी तक जो कमर्शियल प्रिविलेजेस मिल रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को वो सारे खत्म कर दिए गए। नाउ दे हैव टू वर्क एट पार विद अदर ब्रिटिश मर्चेंट्स और अदर ब्रिटिश कंपनीज। तो इस एक्ट को हम साथ ही साथ क्या बोलते थे, दिस एक्ट वाज कॉल्ड एज सेंट हेलेना एक्ट। दिस एक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज सेंट हेलेना एक्ट। नाउ यू विल से व्हाट इज दिस सेंट हेलेना। तो सेंट हेलेना जो था दैट वाज ए ट्रॉपिकल वोल्केनिक आइलैंड। ये एक आइलैंड था, इट वाज ए रिमोट वोल्केनिक ट्रॉपिकल आइलैंड। तो जो हमारा सेंट हेलेना था, इस सेंट हेलेना का जो पोजेशन था, इस सेंट हेलेना को मर्ज किया गया इन द ब्रिटिश क्राउन, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के राइट थे ऑन दिस सेंट हेलेना आइलैंड दे वर सीज्ड by this charter act of 1833. that is why this act is also called as St. Helena Act, and this act was also the final step of centralization. तो जब हमने 1773 का एक्ट पढ़ा था जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पढ़ते थे, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके उस वीडियो को दोबारा देखिएगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में हमने बात की थी कि उस टाइम हमारे पास 3 प्रेसिडेंसीज होती थी, दैट इज बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास। तो सबके अपने अपने गवर्नर्स होते थे, और यहां पे हमने क्या किया था, जो मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर्स की लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो सारी पावर्स जाके शिफ्ट की थी किसके पास, विद द गवर्नर ऑफ बंगाल, और इसको हमने बना दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो मेरी जो सेंट्रलाइजेशन थी पावर्स की, पावर्स को जब हम सेंट्रलाइज कर रहे थे, एक जगह पे इकट्ठी कर रहे थे पावर्स को, तो ये जो स्टेप कहां से स्टार्ट किया गया, दिस वाज स्टार्टेड विद द चार्टर एक्ट, दिस वाज स्टार्टेड विद द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, विच इज गुड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब सपोज करो कहीं पे पता चले कि कहीं पे रिवॉल्ट होने वाला है या कहीं पे कोई प्रॉब्लम आने वाली है, तो उस केस में क्या करता है, सेंटर सारी पावरें जो है अपने पास कर देता है, तो सारी पावरें अपने पास वो केंद्रित कर देता है, और प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे भी क्या किया गया, यहाँ पे जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसने सारी की सारी पावरें जो थी वो अपने पास इकट्ठा करने शुरू कर दिए थी, ठीक है। और अब धीरे धीरे क्या कर रहा था, जैसे हमारे फर्दर सब्सिक्वेंट एक्ट्स आ रहे थे, तो उन एक्ट्स में जैसे हमने एक्ट ऑफ 1784 पढ़ा, 1793, देन 1813, तो इनमें हम क्या कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर्स थे उनको कम कर रहे थे और इनकी जो पावर्स थे उनको बढ़ा रहे थे। तो इस एक्ट जो था 1833 में, इसमें हमने क्या किया, दिस वाज द मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन हमने कर दी, मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन, एंड इट वाज आल्सो द फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, मैक्सिमम जितनी हम सेंट्रलाइजेशन कर सकते थे वो हमने थ्रू दिस एक्ट ऑफ 1833 कर दी। और इस एक्ट में हमने क्या किया, अब तक जो हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात कर रहे थे, इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की डेजिग्नेशन को चेंज करके हमने बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है,
अब ना कि सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, अब बल्कि पूरे इंडिया का एक गवर्नर जनरल होगा, और जितनी सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स होंगी वो सारी इसको दे दी गई। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, दैट इज हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड आंसर इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था, पहली बात कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में हमने क्या किया, जो हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और पहला जो हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ही वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में हमने क्या किया, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ ए सेंट्रल लेजिस्लेचर। क्यों? क्योंकि जो मेरे गवर्नर्स थे किसके, बॉम्बे के और मद्रास के, अब बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे इनके पास कुछ जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी, उन लेजिस्लेटिव पावर्स को भी इनसे ले लिया गया, और सारी की सारी लेजिस्लेटिव पावर जो थी वो किसके पास आ गई, दैट केम एक्सक्लूसिवली टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सारी की सारी लेजिस्लेटिव पावर्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास आ गई, एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ ए सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो जो हम लॉज पढ़ते थे अभी तक प्रीवियस एक्ट्स में, उनको हम रेगुलेशंस बोलते थे, और जो लॉज हमने इस एक्ट के अंडर पढ़े इसको हमने क्या बोला, इसको हमने एक्ट्स बोलना शुरू किया। तो जब ब्रिटिशर्स जो थे, जब यूरोपियंस जो थे वो यहाँ पे आके सेटल होना शुरू किया उन्होंने, तो यहाँ पे उनको बड़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लॉज थे दे वर नॉट फिक्स्ड, दे वर इरेगुलर, दे वर आर्बिट्ररी। ठीक है, और उन लॉज को बेसिकली हम लॉज नहीं बोलते थे, उनको हम क्या बोलते थे, दे वर कॉल्ड एज रेगुलेशंस। तो हमने अब प्रोसेस शुरू किया किसका, कोडिफाई करने का, लॉज को, कि हम क्या करेंगे, लॉज को कोडिफिकेशन करेंगे, लॉज को क्या करेंगे, लॉज को फिक्स करना शुरू करेंगे, फिक्स लॉज बनाएंगे, और उन लॉज को कोडिफाई करने के लिए थ्रू दिस एक्ट हमने बात की कि क्या किया जाएगा, एक लॉ कमीशन जो है वो बनाया जाएगा, एक लॉ कमीशन बनाया जाएगा टू कोडिफाई दिस लॉज, टू मेक दिस लॉज फिक्स्ड। तो हमने बताया था कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए उसके साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है। तो अब से अगर लॉज को बनाना है तो लॉज को बनाने के लिए एक एडिशनल मेंबर होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, लॉ मेंबर बोलेंगे। अब ये जो लॉ मेंबर है, हु इज दिस मेंबर, ये क्या करेगा, ये एक ऐसा बंदा है जो कि लॉ एक्सपर्ट है, जो कि एक लॉ एक्सपर्ट है, जो कि इंडियन लॉज में एक्सपर्ट है। एंड हु वाज द फर्स्ट लॉ मेंबर, जो मेरा फर्स्ट लॉ मेंबर था, ही वाज लॉर्ड मैकॉले। तो हमने बात की थी इस एक्ट में, चार्टर एक्ट 1833 में, कि जो हमारा फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया जाएगा, ठीक है, लॉज को कोडिफाई करने के लिए, उसका चेयरमैन कौन होगा, हिज चेयरमैन विल बी लॉर्ड मैकॉले। एंड फाइनली अगर मैं बात करूं इस एक्ट की, तो इस एक्ट ने क्या किया, इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया ए सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं हमारे IAS IPS वगैरह और जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं, इन सिविल सर्वेंट्स के लिए अब से क्या होगा कि एक ओपन कंपटीशन करवाने की इन्होंने कोशिश की है। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार किए जिसमें हम एक ओपन कंपटीशन कराएं, ओपन एग्जाम कराएं इनकी सिलेक्शन के लिए। बट इस प्रोविजन को नेगेट कर दिया गया, इस प्रोविजन को नकार दिया गया। व्हाई? बिकॉज देयर वाज ह्यूज अपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और जिसकी वजह से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और फर्दर नेक्स्ट हम 1853 में बात करेंगे तो वहां हम बताएंगे इसके बारे में आपको फर्दर। एंड दैट इज ऑल विद दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इन LCO3। थैंक यू।